हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। मैं राजेश रंजन पुनः एक बार फिर से आरएस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आपको जो आज पढ़ाने वाला हूं डायरेक्ट बिहार बोर्ड के एग्जाम में ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जाती है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में रहेगा, मैट्रिक एग्जाम में रहेगा। जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपको पता चलेगा ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था, कैसे छूट गया। मतलब आपको जो हम पढ़ाने वाला हूँ आज खास टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो डायरेक्ट बोर्ड की एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे में टॉपिक क्या है, व्यापार क्या है, विश्व व्यापार क्या है, औद्योगिक क्रांति क्या है, औद्योगिक क्रांति का विस्तार कैसे होता है, उसी प्रकार देखेंगे भूमंडलीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है और पांडुलिपि क्या है। मतलब ये जो टॉपिक आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ये जो टॉपिक आपको नज़र आ रहा है, यह टॉपिक आपके एग्जाम में ही डायरेक्ट प्रश्न आएगा। अब सुनिए, यह जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, यह टॉपिक स्पेशल बिहार बोर्ड वाले के लिए है। यह मैट्रिक परीक्षा 2025 में नहीं, जब तक बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम ले रहा है, जब तक यह क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में। तो चलिए, पहला टॉपिक है व्यापार क्या है, दूसरा क्या है विश्व व्यापार क्या है, तीसरा है औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, तीसरा है औद्योगिक क्रांति का विस्तार किस प्रकार होता है या कैसे होता है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखा जाए तो भूमंडलीकरण क्या है और वैश्वीकरण क्या है और पांडुलिपि क्या है। मतलब आपको आज वे टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो डायरेक्ट आपके मैट्रिक एग्जाम में ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जाती है। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बाजार क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, विश्व बाजार की अगर करते हैं तो चलिए, विश्व बाजार की अगर बात करते हैं, वैसा बाजार, विश्व बाजार की बात करते हैं, वैसा बाजार जो दुनिया की सभी वस्तुएं जहां मिलती है ऐसे वाले स्थान को हम विश्व बाजार कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? विश्व बाजार कहेंगे। क्या कहेंगे? विश्व बाजार कहेंगे। मतलब दुनिया की वे तमाम वस्तुएं, दुनिया की वे जगह जहां दुनिया की वे तमाम वस्तुएं जहां मिलती है, उसे क्या कहेंगे? विश्व बाजार। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी अगर देखा जाए, भारत की अगर आर्थिक राजधानी की अगर बात करते हैं भारत के, तो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। मतलब मुंबई एक ऐसा शहर है जहां दुनिया की सभी वस्तुएं मिलती है। जैसे मुंबई विश्व बाजार का उदाहरण है। उसी प्रकार इंग्लैंड का लंदन हो जाएगा, विश्व बाजार का उदाहरण है। उसी प्रकार न्यूयॉर्क हो जाएगा, यह विश्व बाजार का उदाहरण है। उसी प्रकार मॉस्को हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मॉस्को हो जाएगा। ये सब क्या है? विश्व बाजार का उदाहरण है। तो चलिए, हम डिफिनीशन क्या कहता है वो डिफिनीशन थोड़ा देख लेते हैं। डिफिनीशन कह रहा है कि विश्व बाजार उस तरह के बाजार को हम कहेंगे जहां विश्व के सभी वस्तुएं, विश्व के कौन वस्तुएं? सभी वस्तुएं, विश्व के सभी वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, वैसे बाजारों को हम क्या कहेंगे? विश्व बाजार कहेंगे। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी की अगर बात किया जाए तो मुंबई कुछ क्वेश्चन पूछता है। भारत की वित्तीय राजधानी भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत की वित्तीय राजधानी अगर देखा जाए, क्वेश्चन पूछेगा भारत की वित्तीय राजधानी अगर पूछा जाए, वित्तीय राजधानी पूछेगा तो कौन है बउआ? मुंबई है। उसी प्रकार यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा भारत की अगर बात किया जाए, भारत की आर्थिक राजधानी अगर पूछ दे मेरे प्यारे बच्चों, भारत की आर्थिक राजधानी पूछ दे तो यही क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? मुंबई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। अब देखिए, मुंबई की बात किया जाए तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1935 में हुआ था। आरबीआई का हेड क्वार्टर, मतलब मुख्यालय की अगर बात किया जाए, आरबीआई का हेड क्वार्टर मुख्यालय भी कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई। इसके बाद आगे 7 टापुओं का भी अगर नगर पूछेगा, 7 टापुओं का नगर पूछेगा, 7 टापुओं का अगर नगर पूछेगा तो कौन है मेरे प्यारे बच्चों? मुंबई है। कौन है? मुंबई है।
अब देखिए यहाँ पे मुंबई से कई क्वेश्चन पूछेगा। पहला, भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? मुंबई है। इसके बाद भारत की आर्थिक राजधानी की अगर बात किया जाए, भारत की आर्थिक राजधानी कौन है? मुंबई है। आरबीआई की बात किया जाए तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। उसी प्रकार सात टापुओं का अगर नगर पूछे, 7 टापुओं का नगर पूछे तो कौन होगा? मुंबई होगा। तो ये सब मुंबई का खासियत है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। तो विश्व बाजार मतलब ऐसा बाजार जो दुनिया की तमाम वस्तु मिलती हो, उसे क्या कहेंगे? विश्व बाजार कहेंगे। आगे क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद क्या है। अगला क्वेश्चन है उपनिवेशवाद क्या है। चलिए उपनिवेशवाद के बारे में समझते हैं। उपनिवेशवाद के अगर बारे में समझेंगे तो उपनिवेशवाद क्या है। अब यहाँ पे समझो उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत कोई शक्तिशाली राज्य, कोई शक्तिशाली देश गरीब देशों पर कब्जा करके, गरीब देशों पर कब्जा कर लेता है। कब्जा करके उस पर राजनीतिक व्यवस्था, इस गरीब वाले देश पे राजनीतिक व्यवस्था, इसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था इत्यादि चलाता है। ऐसे व्यवस्था को हम उपनिवेशवाद कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए डिफिनीशन थोड़ा देख लेते हैं उपनिवेशवाद का। उपनिवेशवाद एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली है जो प्रत्यक्ष रूप से एशिया और विकसित अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका में यूरोप देशों द्वारा आर्थिक शोषण करना ही क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। अब देखिए अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, ए मान लीजिए क्या है? ई एशिया है। उसी प्रकार अगर इधर देखा जाए ई अफ्रीका है। ई क्या है? इस अफ्रीका पे है। इस दोनों पे आता है, कौन आता है? एक साइड से यूरोप आएगा, और एक साइड से इस पे कौन आएगा? यूरोप और अमेरिका आएगा। यूरोप आएगा और इस पे क्या आ जाएगा? यूरोप के साथ अमेरिका भी आएगा। क्या आएगा? अमेरिका भी आएगा। और इस पर आके प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक शोषण करता है, इस पे भी शोषण करता है। ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? उपनिवेशवाद व्यवस्था कहेंगे। उपनिवेशवाद व्यवस्था कहेंगे। उपनिवेशवाद क्या कहेंगे? व्यवस्था कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार और पढ़ते हैं। कह रहा है उपनिवेशवाद एक ऐसी राजनीतिक आर्थिक प्रणाली है जो प्रत्यक्ष रूप से एशिया और अविकसित अफ्रीका, जो विकसित अफ्रीका नहीं है, उन क्षेत्रों पे दक्षिणी अमेरिका और यूरोप वाले देश आके कब्जा कर लेता है। क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है और इसका क्या करता है? शोषण करता है। ऐसी व्यवस्था को हम प्यारे बच्चों उपनिवेशवाद व्यवस्था कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न की अगर बात करते हैं, अगला प्रश्न की बात करते हैं। आगे कह रहा गिरमिटिया मजदूर क्या है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर क्या है। एकदम मोस्ट वीवीआई है यह क्वेश्चन तो अबे करता है। चलिए कह रहा है कि औपनिवेशिक देशों के ऐसे श्रमिक जिन्हें एक निश्चित समय के लिए अपने शासित क्षेत्रों में ले जाते थे, समझ आइए, इन्हें मुख्यतः नकदी फसल जैसे गन्ना को उत्पादन में लगाया जाता था। भारत के भोजपुरी भाषाई क्षेत्रों में जैसे पूर्वी उत्तरी पश्चिमी बिहार में, पंजाब हरियाणा से गन्ना के खेती के लिए क्या होता था? जमैका, फिजी, गिनीदान एवं टोबैको जैसे मॉरिशस इत्यादि देशों में ले जाया जाता था। उसे गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए पहले अब गिरमिटिया मजदूर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि गिरमिटिया मजदूर क्या है। गिरमिटिया मजदूर की बात करते हैं। अब मान लीजिए ये मजदूर है, ये क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है?
उपनिवेश उपनिवेश वाला क्षेत्र है, मतलब इस पे कोई कब्जा कर लिया है। यहाँ के जो श्रमिक है, 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 इस श्रमिकों को, इस किसान को कहाँ ले जाएगा बउआ? नगदी फसल उत्पादन करने के लिए, नगदी फसल उत्पादन करने के लिए, जैसे में गन्ना का होना, गन्ना की खेती करने के लिए, रबर की खेती करने के लिए, उसी प्रकार गन्ना हुआ, रबर हुआ, कॉफ़ी हुआ, ये सब क्या है? ये सब क्या है? नगदी फसल है। और नगदी फसल को उत्पादन करने में मतलब बहुत मेहनत लगता है। उसी मेहनत इसी नगदी फसल को उत्पादन करने के लिए एक देश से दूसरे देश ले जाता है। ऐसे मजदूरों को क्या कहेंगे? गिरमिटिया मजदूर। क्या कहेंगे? गिरमिटिया मजदूर। जैसे जमाइका हुआ, मॉरिशस हुआ, इन क्षेत्रों में क्या होता था? भारी क्षेत्रों में एक देश से दूसरे देश में गिरमिटिया मजदूर जाकर नगदी फसल का उत्पादन करता है। ऐसे हम किसानों को या ऐसे मजदूरों को हम क्या कहेंगे? गिरमिटिया मजदूर। मतलब घूम घूम के खेती करना, एक बार जमैका जाना, मॉरिशस जाना, नगदी फसल के लिए उत्पादन करना, ऐसे मजदूरों को हम गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे की अगर बात किया जाए तो गिरमिटिया मजदूर समझ चुके हैं। आगे है आर्थिक मंदी। क्या है आर्थिक मंदी? क्या है आर्थिक मंदी? अर्थतंत्र में, मतलब आर्थिक मंदी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में आने वाली वैसी स्थिति है जब इसके तीनों आधार, अर्थव्यवस्था के 3 आधार होता है मेरे प्यारे बच्चों। एक कृषि होता है, एक उद्योग होता है और एक व्यापार होता है। इसी तीनों आधार पे पूरा अर्थव्यवस्था क्या है? टिका हुआ है। का विकास अवरुद्ध हो जाता है, लाखों लोग बेरोजगार हो जाता है, बैंक और कंपनियां का दिवालिया निकल जाए तथा वस्तुओं और मुद्रा दोनों का बाजार में कोई कीमत नहीं रहे। इसीलिए हम क्या कहेंगे? आर्थिक मंदी कहेंगे। तो चलिए थोड़ा डीप में समझते हैं आर्थिक मंदी क्या है। आर्थिक मंदी की अगर बात किया जाए, तो आर्थिक मंदी में पूरे अर्थव्यवस्था की अगर बात किया जाए, अर्थव्यवस्था 3 आधार पे टिका हुआ है। पहला कृषि पे टिका हुआ है, दूसरा व्यापार पे टिका हुआ है। पहला कृषि हुआ, व्यापार हुआ और क्या होगा? कृषि हुआ, व्यापार हुआ और क्या होगा? उद्योग हुआ। क्या हुआ? उद्योग हुआ। इस 3 क्षेत्रों पे मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्रों पे क्या टिका हुआ है? अर्थव्यवस्था टिका हुआ है। और ये तीनों अगर डैमेज हो जाए, कृषि का उत्पादन बंद हो जाए, व्यापार करना बंद हो जाए और उद्योग को निर्माण करना, उद्योग को डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर सब खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा? जब व्यापार नहीं होगा, जब कृषि उत्पादन नहीं होगा, तो न उद्योगे होगा, तो क्या उत्पन्न होगा? बेरोजगारी उत्पन्न होगा। इसके बाद हमारे देश की मुद्रा की बात करते हैं। करेंसी की अगर बात किया गया, करेंसी का वैल्यू अगर गिर जाएगा तो क्या होगा? मुद्रास्फीति उत्पन्न होगा, आर्थिक मंदी आ जाएगा। आर्थिक मंदी से बहुत चीज की समस्या का सामना करना पड़ता है। पहले बेरोजगारी आएगा, भूखमरी उत्पन्न हो जाएगा। इसके बाद भूखमरी के बाद अकाल पड़ जाएगा। ये सब परेशानी आर्थिक मंदी के समय आपको सामना करना पड़ सकता है। जब आर्थिक मंदी उत्पन्न होगा तो बेरोजगारी काफ़ी तेजी से बढ़ेगी। इसके बाद भूखमरी आएगा, अकाल पड़ेगा, समझ आइए, भूमि बंजर हो जाएगा, जाल माल की क्षति होगी, पेड़ पौधे इन्वायरमेंट पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये सब आर्थिक मंदी के उत्पन्न होने के कारण ये सब आपका सामना कर पड़ सकता है। आगे कह रहा है, आगे देखिए, आगे कह रहा है आर्थिक मंदी। समझ लिया कि आर्थिक मंदी अर्थव्यवस्था आने वाली वैसी स्थिति है
उसके तीनों आधार कृषि, उद्योग, व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाता है, मतलब रुक जाएगा, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएगा, बैंक दिवालिया हो जाएगी, समझ जाइए, तथा वस्तुएं मुद्रा दोनों बाजार में क्या होगा, कीमत गिर जाएगा या नहीं रहेगा। ऐसे व्यवस्था को क्या कहेंगे, आर्थिक मंदी कहेंगे। उसी प्रकार अब है शेयर बाजार क्या होता है, शेयर बाजार क्या होता है, सट्टेबाज क्या होता है, इस टॉपिक को हम पहले समझते हैं। वह स्थान जहां व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियां, मतलब जो व्यापार करने वाली कंपनियां हैं, जो उद्योग करने वाली कंपनियां हैं के बाजार का मूल्य निर्धारण होता है, ऐसे को हम क्या कहेंगे, शेयर बाजार। क्या कहेंगे हम, शेयर बाजार कहेंगे। चलिए शेयर बाजार के बारे में समझते हैं। शेयर बाजार की अगर बात किया जाए, शेयर बाजार की अगर बात किया जाए, शेयर बाजार वे बाजार होते हैं जहां व्यापारिक कंपनियां एवं उद्योग क्षेत्र वाले औद्योगिक उद्योग वाले कंपनियां एक साथ बैठकर वस्तु का रेट तय करता है। एक साथ बैठकर वस्तु का क्या तय करेगा, रेट तय करेगा। इसी व्यवस्था को क्या कहेंगे हम, शेयर बाजार कहेंगे। मतलब अपना वस्तु का शेयर मूल्य तय करेंगे और अपना वस्तु का शेयर मूल्य तय करेंगे। दोनों को एवरेज निकाल कर जो मार्केट में उस वैल्यू निकाला जाएगा, मार्केट में उस वैल्यू का कीमत निकाला जाएगा। इसी व्यवस्था को, इसी बाजार को शेयर बाजार कहेंगे। वैसा बाजार जहां वस्तुओं का रेट तय किया जाता है, उद्योगों द्वारा, कंपनियों द्वारा वस्तु का रेट तय किया जाता है, ऐसे बाजार को हम क्या कहेंगे, शेयर बाजार हम कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब है सट्टेबाज। क्या है सट्टेबाज की अगर बात किया जाए, कंपनी में पूंजी लगाकर कंपनी में पूंजी लगाता है, कंपनी में है कोई व्यक्ति इन्वेस्ट किया कंपनी में, उसका हिस्सा खरीदना ताकि उसका मूल्य बढ़े और पुनः उसे बेच देना पड़े, उसे क्या कहते हैं, सट्टेबाज कहते हैं। तो चलिए सट्टेबाज के बारे में देखते हैं पहले। सट्टेबाज क्या होता है। चलिए सट्टेबाज मतलब रिस्क होता है एक प्रकार के। मान लीजिए एक कंपनी है और ये भी कंपनी है, ये भी क्या है, कंपनी है। कोई आदमी इस पे मान लीजिए 25% इन्वेस्ट किया, क्यों, प्रॉफिट के लिए वह 25% इन्वेस्ट करता है और जब 25% इसे मिल जाता है तो फिर इस कंपनी में क्या करता है, अपना शेयर बेच देता है। फिर कंपनी में इन्वेस्ट करता है 50%, फिर प्रॉफिट होगा, फिर वह कंपनी इसके हाथ क्या होगा, 100% के माध्यम से क्या होगा, बेच देता है। क्या कर देता है, बेच देता है। ऐसे व्यवस्था को क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, सट्टेबाज कहेंगे। क्या कहेंगे, सट्टेबाज कहेंगे। क्या कहेंगे, सट्टेबाज। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर बात करते हैं, आगे संरक्षणवाद। कभी है संरक्षणवाद क्या होता है, तो अपने वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं के आमद से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए विदेशी वस्तुओं पर ऊंची आयात शुल्क लगा दिया जाता है, उसे संरक्षणवाद कहते हैं। तो चलिए थोड़ा इसको हम बारीकी नज़र से देखते हैं। संरक्षणवाद की अगर बात किया जाए, कोई भी देश अपनी वस्तुओं को सेलिंग करने के लिए, ये मान लीजिए ये इंडिया है, ये क्या है, इंडिया है, और ये मान लीजिए ये क्या है, चाइना है। ये क्या है, चाइना है। इंडिया में मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई सोर्स है, उस सोर्स को बेचने के लिए क्या करेगा, सेलिंग करने के लिए, फास्टिंग सेलिंग करने के लिए क्या करेगा, चीन से आने वाले वस्तुओं पर क्या लगा देगा, सीमा शुल्क अधिक लगा देगा। क्या लगा देगा, सीमा शुल्क अधिक लगा देगा, सीमा शुल्क लगा देगा, ताकि चाइना के वस्तु इंडिया में ना आवे। जब चाइना के वस्तु इंडिया में आएगा तो चाइना के वस्तु बिकेगा, इंडिया की वस्तु क्या होगा, बिकने में थोड़ा धीमी हो जाएगा। इसके कारण अदर देश की वस्तुओं को, मतलब विदेशी वस्तुओं को विक्रय को रोकने के लिए इंडिया में वस्तुओं को संरक्षणवाद किया जाता है। ऐसी व्यवस्था को क्या कहेंगे, संरक्षणवाद व्यवस्था कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि अधिनियकवाद क्या है। अधिनियकवाद क्या है? संरक्षणवाद के बाद देखते हैं, संरक्षणवाद के बाद न्यू डील है। अब देखिए, संरक्षणवाद अपने वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं की आमद से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए विदेशी वस्तुओं पर ऊंची आयात शुल्क लगा दिया जाता है। इसे आयात शुल्क लगा दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संरक्षणवाद कहते हैं। अब न्यू डील, न्यू डील क्या है? बहुत ही क्वेश्चन पूछता है, एकदम MVVI है, MVVI है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जन कल्याण, मतलब जनता के कल्याण के लिए एक बड़ी योजना, जिस योजना से संबंधित है नई नीति, जिसमें आर्थिक क्षेत्रों के अलावा राजनीति प्रशासनिक को भी नियमित रूप से किया जाता है। इसे न्यू डील कहते हैं। न्यू डील की बात किया जाए, न्यू डील की बात किया जाए, न्यू डील की बात किया जाए तो न्यू डील एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी भी आर्थिक क्षेत्रों में या किसी भी राजनीतिक क्षेत्रों को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, नियमित तरीकों से चलाने के लिए नियमित रूप से काम होता है या योजना तैयार किया जाता है। इसी योजना को क्या कहेंगे? हम न्यू डील योजना कहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कितना आसान है, कितना आसान है समझना। चलिए आगे समझते हैं, अधिनायकवाद क्या है? अधिनायकवाद क्या है? इसके बाद पढ़ेंगे भूमंडलीकरण क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले अधिनायकवाद के बारे में समझेंगे कि अधिनायकवाद क्या कह रहा है। वैसी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति के हाथ सारी शक्तियां केंद्र के पास होती है, वह परिस्थितियों का लाभ उठाकर जनमत के बीच में नायक की छवि बनाता है, उसे अधिनायकवाद कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अधिनायकवाद की अगर बात किया जाए, अधिनायकवाद की अगर बात किया जाए, बहुत ही सिंपल है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में या राजनीतिक व्यवस्था हो या प्रशासनिक व्यवस्था हो, इन व्यवस्था वाले क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में शक्ति किसी, मतलब पावर जो है किसी एक व्यक्ति के पास हो, यह व्यक्ति क्या करता है? अपना पॉपुलर होने के लिए, राजनीतिक छवि सुधारने के लिए, राजनीति में चर्चा होने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था में अपना नाम कमाने के लिए पूरे क्षेत्र का पावर अपने हाथों में ले लेता है और नई तरीका से सरकार चलाता है, नई तरीका से क्षेत्र में काम करता है। ऐसी व्यवस्था को क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अधिनायकवाद विचार कहेंगे, अधिनायकवाद विचारधारा के लोग कहेंगे। मतलब समाज या देश में अपनी छवि को बढ़ाने के लिए जो कार्य करता है उसे अधिनायकवाद व्यवस्था कहेंगे। कितना आसान है मेरे प्यारे बच्चों समझना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अधिनायकवाद का मतलब होता है अपनी छवि को सुधारने के लिए, अपनी छवि को समाज में बेहतर करने के लिए अच्छे रणनीति करना, लोगों को भलाई करना ही क्या कहलाता है? अधिनायकवाद व्यवस्था कहते हैं। अब कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अधिनायकवाद के बाद अगर देखते हैं भूमंडलीकरण क्या है। ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या तो आइए करेगा, ये तो एग्जाम में आइए करेगा, या फर्स्ट सिटिंग हो या सेकेंड सिटिंग हो, भूमंडलीकरण आएगा तो आएगा। 5 नंबर यहाँ से आपका फिक्स है। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आएगा तो आएगा। आगे कह रहा है भूमंडलीकरण जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होना चाहिए। मतलब आप जो जीवन जी रहे हैं, इस जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उस सब को एक अंतर्राष्ट्रीय रूप
में जिसमें दुनिया के सभी भागों को वापस जोड़ दिया जाता है, संपूर्ण विश्व एक साथ बड़े गांव को रूप में परिवर्तन हो गया हो, ऐसी व्यवस्था को हम कहेंगे भूमंडलीयकरण व्यवस्था कहेंगे। तो चलिए थोड़ा डीप में समझते हैं। भूमंडलीकरण की अगर बात किया जाए, भूमंडलीकरण की अगर बात किया जाए, भूमंडलीकरण वे व्यवस्था होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया की तमाम देशों को, दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्था को, दुनिया में एगो ई देश है, एगो ई देश है, एगो ई देश है, एगो ई देश है, इहो है, इहो है, इहो है, इहो है, इहो है, उहो है, उहो है, इस सब को एक साथ जोड़कर क्या बना देंगे, ऐसा भूमंडलीकरण बना देंगे। मतलब इहो एगो देश है, 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 इहो देश। मतलब दुनिया की तमाम भूमि को एक साथ जोड़ने की व्यवस्था को हम भूमंडलीयकरण व्यवस्था कहेंगे, भूमंडलीयकरण व्यवस्था कहेंगे। कितना आसान है। मान लीजिए ये रूस हो गया, ये अमेरिका हो गया, अमेरिका हो गया, ये चीन हो गया, ये इंडिया हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये नेपाल हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये भूटान हो गया, ये श्रीलंका हो गया, श्रीलंका हो गया, लगा दिया अंका में लाग। इसके बाद ये मार लीजिए ये म्यांमार हो गया। इस सब भूमि व्यवस्था को, ये जितने भी देश है सब भूमि व्यवस्था को, ये इटली हो गया, इटली हो गया, ये जर्मनी हो गया, ये सब भूमि व्यवस्था को, सबके अर्थव्यवस्था को एक अर्थव्यवस्था, एक व्यवस्था बनाना, एक व्यवस्था बनाना, एक व्यवस्था बनाना क्या कहलाता है, भूमंडलीकरण व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण व्यवस्था कहते हैं। आगे कह रहा है शीत युद्ध क्या है। अब कह रहा है शीत युद्ध क्या है, तो चलिए शीत युद्ध के बारे में समझते हैं थोड़ा। शीत युद्ध की अगर बात किया जाए, शीत युद्ध की अगर बात किया जाए, शीत युद्ध क्या होता है, तो चलिए शीत युद्ध वैसा युद्ध होता है, यह युद्ध नहीं होता, युद्ध होने की संभावना होता है, ऐसे युद्धों को शीत युद्ध कहेंगे। मान लीजिए एक साइड अमेरिका है, एक साइड क्या है, अमेरिका है, एक साइड अमेरिका है और एक साइड क्या है भैया, एक साइड क्या भैया, रूस है। इसका कई एग्जाम्पल ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक साइड ले सकते हैं, एक साइड बाप को ले सकते हैं मतलब भारत को ले सकते हैं, और एक साइड अपने बेटा मतलब पाकिस्तान को ले सकते हैं। अब देखिए रे, अब देखो रे मेरे प्यारे बच्चों, इस दोनों एग्जाम्पल में रूस और अमेरिका की अगर बात किया जाए या अमेरिका और रूस की बात किया जाए, ये दोनों में हमेशा लड़ाई की संभावना बनी रहती है, रूस और अमेरिका में। उसी प्रकार भारत में अगर देखा जाए, भारत और पाकिस्तान की तुलना किया जाए, पाकिस्तान और इंडिया का तुलना किया जाए, तो इस दोनों में हमेशा लड़ाई की व्यवस्था, लड़ाई की संभावना बनी रहती है। ऐसे युद्धों को, ऐसे व्यवस्था वाले युद्धों को हम क्या कहेंगे, शीत युद्ध कहेंगे। क्या कहेंगे, शीत युद्ध कहेंगे। लड़ाई की संभावना लड़ाई की बनी रहती है, संभावना लड़ाई की बनी रहती है। कब युद्ध हो जाए कोई गारंटी नहीं है। ऐसे युद्धों को हम शीत युद्ध कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए शीत युद्ध के बारे में अगर देखा गया था तो शीत युद्ध क्या कह रहा है, इसका डिफिनीशन, राज नियंत्रण और व्यापार नियंत्रण अर्थव्यवस्था वाले देशों के नेतृत्व देश सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में सामरिक तनाव को क्या कहेंगे, शीत युद्ध कहेंगे। शीत युद्ध मतलब वैसा युद्ध जो दो देशों के बीच में हमेशा टकराव या हमेशा तनाव की व्यवस्था बनी रहती है, ऐसे युद्धों को हम शीत युद्ध कहते हैं। आगे कह रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, कई देशों में एक साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाले कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। 1920 के बाद इस तरह के कंपनियां का उत्कर्ष हुआ जो द्वितीय महायुद्ध में काफ़ी बढ़ा है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों,
विश्व बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? सबसे पहले बहुराष्ट्रीय कंपनी की अगर बात किया जाए, बहुराष्ट्रीय कंपनी की अगर बात किया जाए, बहुराष्ट्रीय कंपनी की बात किया जाए, बहुराष्ट्रीय कंपनी बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करती है, बहुत सारे उद्देश्यों को क्या करेगा? पूरा करेगा। इसके बाद दुनिया के वे कंपनियां जो एक साथ दुनिया के विभिन्न प्रकार की कंपनियां, दुनिया की विभिन्न प्रकार की कंपनियां, दुनिया की विभिन्न प्रकार की कंपनियां, या अल्फा हो या बीटा हो या गामा हो या एक्स हो या वाई जोड़, दुनिया के विभिन्न प्रकार की कंपनियां एक प्लेटफॉर्म पे आके व्यापार करती है, ऐसी व्यवस्था को हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी में क्या होता है? शेयर बाजार का काफ़ी योगदान होता है। क्या होता है? शेयर बाजार। कौन बाजार बउआ? शेयर बाजार की अगर बात किया जाए तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां शेयर बाजार पे ही चलती है मेरे प्यारे बच्चों। उसी प्रकार एक्स हो, वाई हो, जेड हो, फल्ला हो, चिलनमा हो, पपुआ हो, टुनटुनमा हो, जो भी कंपनी हो, सभी कंपनी एक प्लेटफॉर्म पे आके व्यापार करती है, ऐसी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखिए, आगे कह रहा है, आगे कह रहा है, आगे कह रहा है। अब देखिए, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ गए। अब ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का क्या होता था? व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग से होता था। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभरा? तो अलेक्जेंड्रिया उभरता है। कौन उभरता है? अलेक्जेंड्रिया। तो क्वेश्चन पूछता है, विश्व का पहला विश्व बाजार कौन बना? अलेक्जेंड्रिया। कौन बना? अलेक्जेंड्रिया बना। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन है? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से होता है? इंग्लैंड से होता है। कब होता है? 1750 में होता है। उसी प्रकार भारत की अगर बात करते हैं, भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1848 से शुरू होता है। कब से होता है? 1848 से शुरू होता है। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है, आगे कह रहा है, देखो आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है? देखिए वो आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है? क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? औद्योगिक क्रांति होगा। क्या होगा? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे कह रहा है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्रों में भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी वाले क्षेत्रों में, बिहार के पश्चिमी वाले क्षेत्रों में, और यूपी के पूर्वी वाले क्षेत्रों में, यूपी के। अब देखिए, अब देखो रे मेरे प्यारे बच्चों, बिहार की अगर बात किया जाए, बिहार की अगर बात किया जाए तो थोड़ा बिहार के मैप पे थोड़ा लेकर हम समझते हैं। ए मेरा प्यारा बिहार है, ए मेरा प्यारा क्या है? बिहार है। बिहार के पश्चिमी वाले क्षेत्र, मतलब बिहार के जो पश्चिम वाले क्षेत्र होंगे, ये बीच में गंगा नदी चला जाएगा। ये गंगा नदी है। ये क्या है? गंगा नदी है। ये गंगा नदी है मेरे प्यारे बच्चों। बिहार के पश्चिमी वाले क्षेत्र, मतलब ये जो क्षेत्र है, इस वाले जो क्षेत्र है, यह जो रोहतास कैमूर वाला जो क्षेत्र है, ये जो बांका किशनगंज वाला जो क्षेत्र है, बक्सर वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों से गिरमिटिया मजदूर के लिए विदेश भेजा जाता था। मजदूर को विदेश जाता था। समझ में आ गया? उसी प्रकार यूपी की अगर बात करते हैं, यूपी की अगर बात किया जाए, यूपी की अगर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यूपी की अगर बात करते हैं, 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 यूपी की बात करते हैं, यूपी के पूर्वी हिस्सा वाले क्षेत्र को, यूपी के कौन हिस्सा वाले क्षेत्र को? यह यूपी है, उत्तर प्रदेश है। ये क्या है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी वाले क्षेत्रों, पूर्वी क्षेत्रों वाले लोगों को गिरमिटिया मजदूर के लिए विदेश भेजा जाता
था। तो पूर्वी क्षेत्र की अगर बात किया जाए, पूर्वी क्षेत्र की बात किया जाए, पूर्वी क्षेत्र ए आएगा, पूर्वी क्षेत्र ए आ जाएगा। सॉरी, अब देखिए यहाँ पे जो बताए हैं आपको, यहाँ पे जो बताए हैं ये पूर्वी क्षेत्र हो गया। पश्चिमी क्षेत्र इधर वाले इलाका को जाता था। सॉरी, इसके लिए सो सॉरी। अब कह रहा है, सुनिए 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 सुनिए, यहाँ पे थोड़ा समझिए। अब ये जो है, ये जो पश्चिम वाले क्षेत्र है, ये जो पश्चिम वाले क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को जैसे हुआ इधर गोपालगंज हुआ, इधर सीतामढ़ी हुआ, शिवहर हुआ, इसके बाद अगर देखा जाए सारण हुआ, सिवान हुआ, मतलब भोजपुरी वाले क्षेत्र के लोग, भोजपुरी वाले क्षेत्र के लोग, भोजपुरी वाले क्षेत्र के लोग, भोजपुरी वाले क्षेत्र के लोगों को कहाँ भेजा जाता था? कहाँ भेजा जाता था? गिरमिटिया मजदूर करने के लिए, मतलब नकदी फसल के उत्पादन करने के लिए विदेश भेजा जाता था। उसी प्रकार अगर यूपी की अगर बात करते हैं, यूपी के पश्चिमी क्षेत्रों पे, यूपी के पश्चिमी क्षेत्रों के जैसे हुआ, यूपी के पश्चिमी क्षेत्र हुआ जहाँ भोजपुरी बोला जाता है, यूपी में भोजपुरी बोला जाता है यूपी में, इन क्षेत्रों में भी के लोगों को गिरमिटिया मजदूर के लिए विदेश भेजा जाता था। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है, देखिए कह रहा है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से हुआ है? तो 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी का मतलब होता है, 20वीं शताब्दी का मतलब होता है, 20वीं शताब्दी का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 1900 से लेके 1900 से लेके 2000 के आसपास के काल को हम 20वीं शताब्दी कहते हैं। तो 20वीं शताब्दी में ही विश्व बाजार का विस्तार काफी तेजी से हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस संकट में हुआ था? अब विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की बात किया जाए, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की बात किया जाए, 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 आर्थिक मंदी की अगर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप समझिए यहाँ पे ये क्या है? पूरा वर्ल्ड है। ये क्या है? पूरा वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड में एक ऐसा स्थिति आता है 1929 में कि पूरा दुनिया में अकाल पड़ जाता है। पूरा दुनिया में क्या पड़ जाता है? अकाल पड़ता है। पूरे दुनिया में बेरोजगार, भूखमरी उत्पन्न होता है, बेरोजगारी उत्पन्न होता है, बेरोजगारी उत्पन्न होता है। इसके बाद अकाल आता है, अकाल आता है, ढौआ की कीमत घट जाता है, मुद्रा का कीमत क्या होता है? गिर जाता है, मुद्रा का कीमत गिर जाता है, मुद्रा का कीमत गिर जाता है। इस प्रकार आर्थिक संकट आता है। कब आता है? 1929 में। पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में आता है। पूरे विश्व में आर्थिक संकट कब उत्पन्न हुआ? 1929 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए कह रहा है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1929 में। इसके बाद ब्रेटन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये याद करके रखना, 1944 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? अमेरिका में। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। याद करके रखिएगा। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में होता है? तो 1990 के दशक में क्वेश्चन पूछेगा। भूमंडलीकरण की अगर शुरुआत किया जाए, भूमंडलीकरण तो 1990 के दशक में, 1990 के दशक के आसपास यह क्या होता है? शुरू होता है मेरे प्यारे बच्चों। आगे कह रहा है, आगे देखिए क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के सभी देश को अर्थव्यवस्था का एकीकरण किया जाता है, उसे वैश्वीकरण कहते हैं। मतलब दुनिया के तमाम अर्थव्यवस्था को, या समाजवाद अर्थव्यवस्था हो, या समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था हो, या साम्यवादी अर्थव्यवस्था हो, साम्यवादी अर्थव्यवस्था हो, या साम्यवादी अर्थव्यवस्था हो। इस दुनिया के तमाम अर्थव्यवस्था को एक प्लेटफॉर्म पे
दुनिया के तमाम अर्थव्यवस्था को क्या करना है भैया, इकट्ठा करना है, इकट्ठा करना है या एकीकरण करना है। क्या करना है, एकीकरण करना है। ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, वैश्वीकरण व्यवस्था कहेंगे। इसमें पूंजी की बात किया जाए, पूंजी की बात किया जाए, वस्तु की बात किया जाए, प्रौद्योगिकी की बात किया जाए तथा श्रम का प्रभाव एक देशों से दूसरे देशों में आसानी से हो जाता है। मतलब दुनिया के तमाम अर्थव्यवस्था को, जब दुनिया के तमाम अर्थव्यवस्था क्या होगा, शेयर होगा, तो एक देश दूसरे देश के अर्थव्यवस्था को समझेगा, दूसरे देश तीसरे देश की अर्थव्यवस्था को समझेगा, तीसरे देश चौथे देश को अर्थव्यवस्था को समझेगा, पांचवें देश छठे अर्थव्यवस्था को समझेगा। इससे क्या होगा कि लोगों में देशों का जो अर्थव्यवस्था होगा वो आसानी से क्या होगा, वस्तु का आसानी से क्या होगा, आयात और निर्यात होगा। वस्तु एक देश आसानी से होता है, क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। इससे देश क्या होगा, अलग अलग देश, अलग अलग देश में जो व्यवस्था लागू है उस व्यवस्था को क्या करेगा, विकास करने में मदद करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला वीडियो है। यह वीडियो यूट्यूब पे कम ही आपको देखने को मिलेगा। यह वीडियो को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नोटबुक पे आप नोट भी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसका हिस्ट्री का अगला एपिसोड में अगले क्लास में लेकर आऊँगा। आज के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।